नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई चैनल पर, जहां हम लेके आते हैं उन स्टार्टअप कहानियों को जिन्होंने सिर्फ बिजनेस को बदला है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म की जिसने बाइक टैक्सी, ऑन्टो और स्थानीय यात्रियों का गेम ही बदल दिया। रैपिडो कैसे बना किफायती, तेज और हर शहर का ट्रैवल पार्टनर। लेकिन क्या रैपिडो ने सब चुनौतियों का सामना कर लिया है? क्या यह लंबे समय में टिक पाएगा? चलिए शुरू करते हैं। 2014 में 3 दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू किया, द कैरियर, जिसमें इंट्रा-सिटी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज थीं, लेकिन ग्रोथ धीमी थी। उन्होंने देखा कि भारत में बाइक्स और ऑन्टो का बाजार बहुत बढ़ा है, ट्रैफिक भी ज्यादा है, लोग किफायती ट्रांसपोर्ट चाहते हैं। यही सोच के साथ उन्होंने पिवट किया और शुरू किया रैपिडो, बाइक टैक्सी और बाद में ऑन्टो सर्विसेज। 2014 में 3 दोस्तों ने एक स्टार्टअप शुरू किया, द कैरियर, जिसमें इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज थी, लेकिन ग्रोथ धीमी थी। उन्होंने देखा कि भारत में बाइक्स और ऑन्टो का बाजार बहुत बड़ा है, ट्रैफिक भी ज्यादा है, लोग किफायती ट्रांसपोर्ट चाहते हैं। यही सोच के साथ उन्होंने पिवट किया और शुरू किया रैपिडो, बाइक टैक्सी और बाद में ऑन्टो सर्विसेज। रैपिडो ने अपनी ताकत बनाई अपनी किफायती प्राइसिंग, फास्ट एक्सेप्टेंस, जीपीएस ट्रैकिंग, इन ऐप फीचर्स को। यूजर्स को ऑन्टो और बाइक राइड्स चाहिए थीं जो सस्ती हों और जिनमें इंतजार का समय कम हो। उन्होंने टियर 2, टियर 3 शहरों में भी विस्तार किया, जहां ओला उबर का दबदबा कम है। सुरक्षा उपाय भी शुरू किए गए। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में ऑन्टो में सीट बेल्ट और बारिश के पर्दे लगाए गए। ट्रैफिक पुलिस के साथ जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन रैपिडो का यह सफर आसान नहीं था। कंपनी को अपने शुरुआती दिनों से ही कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ी, जिसमें सबसे बड़ी थी कानूनी और नियामक बाधाएं। भारत के कई राज्यों, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में रैपिडो को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। असल में समस्या की जड़ी हमारे पुराने ट्रांसपोर्ट कानूनों में है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 उस जमाने में लिखा गया था जब ऐप बेस्ड एग्रीगेटर्स का कोई वजूद ही नहीं था। इस वजह से राज्य सरकारों ने तर्क दिया कि प्राइवेट व्हीकल्स यानी सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कमर्शियल टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है। इसके चलते कंपनी पर कई शहरों में बैन लगा, उनके खिलाफ फायर्स दर्ज हुई और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कानूनी LDDधाइयों के साथ साथ रैपिडो को कस्टमर एक्सपीरियंस को लेकर भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्राहकों की शिकायतों की एक लंबी लिस्ट थी। एक आम शिकायत थी राइड के किराए में गड़बड़ी बढ़ी। ऐप पर दिखाया गया अनुमानित किराया और राइड खत्म होने पर असली किराए में अक्सर बड़ा अंतर देखने को मिलता था, खासकर पीक आवर्स में। इसके अलावा ड्राइवर पार्टनर्स का अनप्रोफेशनल व्यवहार, जैसे राइड कैंसिल करना या रूट को लेकर बहस करना, भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कई यूजर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि ऐप पर जो ऑन्टो या बाइक की डिटेल्स दिखाई जाती है, असल में कोई और गाड़ी आ जाती है, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। इन सभी समस्याओं ने धीरे धीरे यूजर के भरोसे को कमजोर किया, जो किसी भी सर्विस बेस्ड बिजनेस की नींव होता है। और फिर आता है बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज, मुनाफा कमाना। रैपिडो का बिजनेस मॉडल एक तिराहे पर खड़ा है। ग्राहकों के लिए सस्ते दाम, ड्राइवर्स के लिए अच्छी कमाई और कंपनी के लिए मुनाफा। इन तीनों को एक साथ साधना बेहद मुश्किल है। मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए रैपिडो ने शुरुआत में भारी डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स दिए, जिससे कंपनी को काफी कैश बर्न करना था। दूसरी तरफ ड्राइवर्स अक्सर कम कमीशन और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों की शिकायत करते हैं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहां ओला और उबर जैसे झूठे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, कीमतों को कम रखना एक मजबूरी बन जाती है। ऐसे में ऑपरेशनल कॉस्ट को मैनेज करते हुए एक सस्टेनेबल प्रॉफिट मॉडल बनाना रैपिडो के लिए हमेशा से एक बड़ी पहेली रहा है। भविष्य को देखें तो रैपिडो का बिजनेस मॉडल काफी उम्मीदों भरा लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में सस्ती मोबिलिटी की भारी मांग, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्सर अपर्याप्त होता है और कार टैक्सी सेवाएं रोज के सफर के लिए बहुत महंगी पड़ी देती हैं। एक स्टूडेंट या युवा प्रोफेशनल के लिए यह सिर्फ छोटी मोटी बचत नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है। बाइक और ऑन्टो राइड्स एक प्रैक्टिकल और बजट फ्रेंडली समाधान देते हैं, जिससे रोज का सफर एक बहुत बड़ी आबादी के लिए सुलभ हो जाता है।
यह किफायतीपन ही रैपिडो का सबसे मजबूत हथियार है, जो उन्हें उस मार्केट सेगमेंट पर कब्जा करने में मदद करता है जिसे पारंपरिक राइड हेलिंग कंपनियों ने काफी हद तक नजरअंदाज किया था। बेशक किफायती होने का मतलब सुरक्षा से समझौता करना नहीं हो सकता। राइडर और पिलियन दोनों के लिए अनिवार्य हेलमेट, हर राइड की रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग और इन ऐप एसओएस बटन जैसे उपाय लागू करके वे सक्रिय रूप से यूजर का भरोसा बना रहे हैं। ये लगातार हो रहे सुरक्षा सुधार लोगों की धारणा बदलने और ज्यादा लोगों, खासकर महिलाओं को उनकी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण है। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। लंबी अवधि की स्थायी सफलता के लिए रैपिडो को कई महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले रेगुलेटरी लैंडस्केप एक बेडैढ़ी बाधा है। उन्हें राज्य सरकारों के साथ मिलकर कानूनी अनुपालन को स्पष्ट और सुसंगत बनाना होगा। दूसरा, ड्राइवर की संतुष्टि बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उचित कमीशन और काम करने की अच्छी स्थितियां सुनिश्चित करना जरूरी होगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी का। कम किराए ग्राहकों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उन्हें एक टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल बनाना होगा जो सिर्फ निवेशक के पैसे पर निर्भर न हो। ग्रोथ और मुनाफे के बीच संतुलन बनाना ही उनकी असली परीक्षा होगी। तो रैपिडो की इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख है भारतीय बाजार के लिए गहरी स्थानीय समझ और लीन ऑपरेशंस की अहमियत। रैपिडो ने साबित किया कि हर सर्विस सिर्फ महंगी होकर नहीं चलती। असली सफलता कीमत, गति, सुरक्षा और सुविधा के बीच सही संतुलन बनाने में है। उनकी बाइक टैक्सी ने इसी संतुलन को साधा, जो छोटे शहरों और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब आगे का रास्ता देखें तो अगर रैपिडो अपनी कानूनी बाधाओं और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को हल कर लेता है, तो यह सिर्फ मुकाबला नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ओला और उबर जैसे दिग्गजों के पूरे बिजनेस मॉडल को चुनौती दे सकता है। उनका ऑन्टो और कैब सेगमेंट भी अब सीधे तौर पर रैपिडो के निशाने पर आ गया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर नियामक मुद्दे और बढ़ते हैं या सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा टूटता है, तो यह रैपिडो के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। एक ब्रांड जो सुविधा और कम कीमत पर बना है, वो सुरक्षा पर समझौता करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है रैपिडो का अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या वो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को और मजबूत करेंगे, या फिर फूड डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स जैसे नए वर्टिकल्स में विस्तार करेंगे? क्या उनकी तरक्की की रफ्तार जारी रहेगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको रैपिडो की ग्रोथ स्टोरी और हमारी इस बिजनेस केस स्टडी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हम हर हफ्ते ऐसे ही डिटेल बिजनेस एनालिसिस लाते हैं, इसलिए ट्रेडिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और दिलचस्प बिजनेस स्टोरी के साथ।